अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 17 डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड्स वाला चैप्टर, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को मुकम्मल किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। हम पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे किसी भी सॉलिड के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है उसकी वजह क्या है, ये होता क्या है। और अगले लेक्चर में, इसके सेकंड लेक्चर में हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो आए करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तरफ। तो जो आपने कभी मैग्नेट देखा है, उसको उठाया है, उससे खेले होंगे आप लोग, तो ज़हन में तो आता होगा इसमें ऐसा क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस को ये अट्रैक्ट कर रहा है और कुछ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक पत्थर, इसमें ऐसी क्या चीज है कि चीजों को खींचता है? तो ज़हन में तो आता होगा, कुछ सोचा होगा आपने, आज तक सोचा होगा, जरूर सोचा होगा। हम आज आपको इस बारे में बताएंगे। तो बात यह है कि बहुत अर्सा पहले टर्की में एक इलाका था मैग्नेसिया। वहां से कुछ लोगों को कुछ खास किस्म के पत्थर मिले। उन पत्थरों में यह खासियत थी वो कुछ चीजों को अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ। तो उस टाइम जब पत्थर मिले थे, उस पत्थर का नाम था लोडस्टोन, जो बाद में उस जगह की वजह से, जहां से मिला था मैग्नेसिया के नाम की वजह से, वो लोडस्टोन बाद में मैग्नेट कहलाया। तो उस पत्थर की ये खासियत थी, चीजों को अट्रैक्ट करता था। तो लोग बड़े उससे हैरान हुए, यार ये क्या चीज है जो चीजों को अट्रैक्ट करती है, जैसे लोहा उसने अट्रैक्ट कर लिया। तो शुरू में जिन लोगों को मिला, उन्होंने उसको मेलू में, मुख्तलिफ जगहों में, जुलूसों में उसको इस्तेमाल किया एज ए मैजिक। देखिए ये चीज मैजिक करती है और उसको मैजिकल पत्थर कहा गया। और उससे लोगों ने जो अपनी कमाई का जरिया भी बनाया कि ये देखें, ये पत्थर चीजों को अट्रैक्ट करता है। साइंटिस्ट और फिजिक्स के पास जब वो पत्थर आया तो फिजिक्स ने मैजिक पर यकीन नहीं किया। फिजिक्स और साइंस जो है वो रीजंस की तरफ जाती है, रीजंस ढूंढने की कोशिश की गई। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस की गई। जो ऑब्जर्वेशन की गई कि जैसे हमारे पास एक लॉन्ग बार मैग्नेट हो, उसके मैग्नेटिक फील्ड को हमने चेक किया। फिर हमने एक सॉलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को चेक किया। तो देखा ये क्या, एक लॉन्ग बार मैग्नेट का जो फील्ड था, जो मैग्नेटिक फील्ड था, वो एक सॉलिनॉइड के फील्ड जैसा ही था। फिर हमने एक शॉर्ट बार मैग्नेट ली, शॉर्ट बार मैग्नेट का फील्ड हमने ऑब्जर्व किया और एक करंट कैरिंग लूप का फील्ड ऑब्जर्व किया। तो एक करंट कैरिंग लूप का जो फील्ड था वो एक शॉर्ट बार मैग्नेट के फील्ड जैसा था। हम प्रीवियस चैप्टर्स में ये बात पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ये तो हमने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है। बगैर करंट के भी मैग्नेटिक फील्ड होते हैं सब्सटेंसेस के अंदर, जिसे हम परमानेंट मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो हमने परमानेंट मैग्नेटिज्म और टेम्परेरी मैग्नेटिज्म को कंपेयर किया। जो परमानेंट है वो तो परमानेंट मैग्नेट में पाई जाती है, टेम्परेरी हम लोग कंडक्टर में करंट के जरिए प्रोड्यूस करवाते हैं। तो हमने इन दोनों मैग्नेटिज्म्स का, मतलब टेम्परेरी वाली और परमानेंट वाली का ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आए। तो एम्पेयर ने सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन की थी और उन्होंने ये रिजल्ट दिया था कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर है सब्सटेंसेस के अंदर, चाहे वो परमानेंट मैग्नेटिज्म है या टेम्परेरी मैग्नेटिज्म है, वो सर्कुलेटिंग चार्जेस की वजह से है। उन सब्सटेंस में जब चार्ज सर्कुलेट करते हैं, उन सर्कुलेटिंग चार्जेस की वजह से ये बिहेवियर आता है। जो परमानेंट सब्सटेंसेस हैं उनमें ये बिहेवियर नेचुरल मौजूद है कि चार्जेस सर्कुलेट कर रहे हैं, और जो हम लोग प्रोड्यूस करवाते हैं वो करंट जो हम अप्लाई करते हैं, करंट या वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करने से चार्जेस सर्कुलेट शुरू कर देते हैं, सर्कुलेशन शुरू कर देते हैं। तो उन सब्सटेंसेस में सर्कुलेटिंग ऑफ चार्जेस की वजह से मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो सबसे पहले ये व्यू एम्पेयर ने पेश किया। लेकिन
जब ये भी एम्पियर ने पेश किया उस टाइम तक लोगों को एटम के स्ट्रक्चर का ही नहीं पता था। कह तो दिया कि मैग्नेटिज्म जो है वो सर्कुलेटिंग चार्जेस की वजह से है, चार्जेस सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये इस वजह से प्रोड्यूस हो गई है मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन उस टाइम स्ट्रक्चर नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन कहां रोटेट करते हैं, कौन से पाथ में रोटेट करते हैं, ऑर्बिटिंग है क्या, इस बारे में लोग नहीं जानते थे। उस टाइम जो एम्पियर का व्यू था, जो नजरिया था, उसको इतनी पजीराई नहीं मिली, उसको लोगों ने इतना ज्यादा लोगों में मकबूल ना हो सका। लेकिन बाद में ये बात सच साबित हुई जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कवर हुआ, लोगों ने देखा, ऑर्बिटल का पता चला, इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद है पता चला, किस तरह से वो मोशन करता है, स्पिन मोशन करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है, तो लोगों ने माना कि एम्पियर ठीक था। अब हम जदीद थ्योरीज की बेस पर और एम्पियर की जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसकी बेस पर हमने मैग्नेटिज्म किसी भी सब्सटेंस में जो आती है उसकी वजह जो है उसको हमने पहचाना, जाना, उसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन और एक बेटा इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन। अभी हमने कहा सर्कुलेटिंग चार्जेस, एटम में चार्जेस सर्कुलेट कौन से करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन की मोशन दो तरह से, एक ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मोशन करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो वो स्पिन करता हुआ मूव कर रहा होता है। तो ऑर्बिटल मोशन से भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और स्पिनिंग मोशन से भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करें ऑर्बिटल मोशन से, तो ऑर्बिटल मोशन से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से है जैसे एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आप एक कंडक्टर की लूप बना लें, उस लूप पे करंट गुजार दें, तो उस लूप का मैग्नेटिक फील्ड जैसा होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसका साइज कैसा है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है और वो करंट कैरिंग लूप का साइज कितना है, एटॉमिक साइज्ड करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बिल्कुल एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड से मिलता जुलता होगा। बस यहां से क्या साबित हुआ, क्या आपने समझना है कि ऑर्बिटल में मोशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसी तरह बेटा जब वो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होगा, स्पिनिंग मोशन की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब उस एटम के अंदर, क्योंकि एटम का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन में भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और उसकी जो स्पिनिंग मोशन है उसकी वजह से भी फील्ड बना रहा है, तो नेट फील्ड क्या होगा, वो ऑर्बिटल मोशन का मैग्नेटिक फील्ड और स्पिनिंग मोशन का मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइन होंगे तो उस एटम का या उस इलेक्ट्रॉन का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एक सब्सटेंस में बहुत सारे एटम भी होते हैं, तो एक एटम का मैग्नेटिक फील्ड, फिर दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड, फिर तीसरे का मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे फील्ड मिलके वहां का उस चीज का नेट फील्ड बनता है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके फील्ड इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे के फील्ड्स को या तो सपोर्ट करते हैं, प्लस हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, मिलके स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, या तो उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर देते हैं और उस चीज का नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। किस केस में फील्ड बढ़ता है और किस केस में फील्ड जीरो हो जाता है कि हम आगे चल के टाइप्स में डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अब ऐसा एटम जिसके अंदर के इलेक्ट्रॉन फील्ड को सपोर्ट करके नेट फील्ड दे रहे हैं, नेट फील्ड जीरो नहीं हो रहा, तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की स्पिन मोशन का फील्ड और ऑर्बिटल मोशन का फील्ड मिला के एक नेट फील्ड दे रहे हैं,
उस एटम का बिहेवियर एक छोटे से मैग्नेट जैसा हो जाता है। उस एटम को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। An atom in which resultant magnetic field causes resultant magnetic field वजह बनता है it to behave like a magnet, कि वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर पाता है। कौन? एटम। किसकी वजह से? रिजल्टेंट फील्ड की वजह से। अगर रिजल्टेंट फील्ड की वजह से एटम एक मैग्नेट जैसा बिहेव करना शुरू कर दे, उस एटम का नाम क्या बन जाएगा? मैग्नेट डाइपोल। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी सेकंड टाइप्स पढ़ेंगे।